नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न क्या है। हाँ जी दोस्तों, जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न क्या होता है आज हम बात करेंगे। तो एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 एक पूरे फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्टिंग है, जहाँ पे हमने अपनी जो जीएसटीआर 1 या फिर जीएसटीआर 3B के अंदर रिटर्न फाइल करी है उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। आपको ये एनुअल रिटर्न सर्विस में जाके रिटर्न में जाके देन एनुअल रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पे दिखता है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 की एनुअल रिटर्न को ओपन करते हैं। एनुअल रिटर्न किसके लिए मैंडेटरी है या जीएसटीआर 9 किसके लिए मैंडेटरी है? देखो, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है उसको जीएसटीआर 9 फाइल करना ही होगा, मैंडेटरी है। और जीएसटीआर 9 से जिसकी 5 करोड़ से ज़्यादा है उसको फाइल करना ही होगा। क्या एनुअल रिटर्न में अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं? जो मैंने रॉन्ग या गलत रिटर्न फाइल कर दिए, हाँ कर सकते हो। आपको अपने फाइनेंशियल ईयर की सही रिपोर्टिंग करनी होती है कि आपकी एक्चुअल सेल्स कितनी है। मान के चलो रिटर्न में आपने गलत दिखा दिया, तो आप यहाँ पे एनुअल रिटर्न में उस सेल को ठीक कर सकते हो। अगर एडिशनल लायबिलिटी बनती है तो उसकी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन इनपुट एज क्रेडिट को आप एनुअल रिटर्न के जरिए क्लेम नहीं कर सकते हो, उसकी बस रिपोर्टिंग कर सकते हो कि प्रॉपर आपकी इनपुट एज क्रेडिट क्या है। अगर एक्स्ट्रा ले लिया है तो उसका रिवर्सल करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि DRC 03 से कर सकते हो। और कम लिया है तो वो लैप्स हो जाएगा, वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। इनपुट एज क्रेडिट को लेने की जो टाइम लिमिट है वो 30 नवंबर है, और जो कि क्रॉस हो गई है। देखो, एनुअल रिटर्न में टोटल जो टेबल है वो 19 टेबल है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं एक एक टेबल के बारे में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, एनुअल रिटर्न मतलब कि जीएसटीआर 9, इसके टेबल वाइज डिटेल के बारे में समझेंगे। देखो, सबसे पहला आता है टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 के अंदर आपको सभी अपनी इनवर्ट सप्लाई की डिटेल देनी होती है जिसके ऊपर टैक्स पेबल बना, और आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जिसके ऊपर टैक्स पेबल बना। देखो, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब हो गया सेल्स, तो जो भी आपकी सेल की डिटेल है वो आपको यहाँ पे देनी होती है। और इनवर्ट सप्लाई का मतलब हो गया यहाँ पे जिसके ऊपर RCM बना है, रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स बना है, उस तरह की इनवर्ट सप्लाई की डिटेल देनी होगी। इनवर्ट सप्लाई का मतलब यहाँ पे परचेज होता है, लेकिन सभी परचेज या सभी इनवर्ट सप्लाई की डिटेल नहीं जाएगी, केवल वही सप्लाई की डिटेल जाएगी जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पेबल बना। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे 4 के A में बोलता है कि यहाँ पे B2C सेल की देनी है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को बिजनेस टू कंज्यूमर को सेल करी है तो उसकी डिटेल आपको 4A में देनी होती है। बिजनेस टू बिजनेस सेल है तो उसकी डिटेल 4B में देनी होती है। C में जीरो रेट सप्लाई देनी होती है, मतलब कि अगर आपने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है, तो उसकी डिटेल जाएगी जिसके ऊपर टैक्स पेबल बना, ठीक है। लेकिन SEZ सप्लाई को छोड़ के, SEZ यूनिट को सप्लाई किया है तो उसकी डिटेल यहाँ जाएगी। फिर डीम्ड एक्सपोर्ट है तो उसकी डिटेल यहाँ जाएगी, ठीक है। फिर कोई एडवांस रिसीव किया है जिसके ऊपर टैक्स पेबल बना है लेकिन इनवॉइस इशू नहीं किया है तो उसकी डिटेल यहाँ देनी होती है F में। G में इन्वर्ट सप्लाई की डिटेल जाती है जिसकी बेसिस पे हमें RCM पे करना होता है, मतलब ऐसी इन्वर्ट सप्लाई की डिटेल जिस पे रिवर्स चार्ज बनता है, तो उस तरह की इन्वर्ट सप्लाई की डिटेल G वाले कॉलम में जाती है। H में टोटल आ जाता है, I में उससे रिलेटेड कोई क्रेडिट नोट है, B टू E से रिलेटेड कोई क्रेडिट नोट है उसकी डिटेल, और J में डेबिट नोट की डिटेल B से E तक की है। मतलब ये देखो, B टू B वाली सप्लाई से लेके E तक, डीम्ड एक्सपोर्ट की सप्लाई से रिलेटेड कोई डेबिट नोट हो तो उसकी डिटेल, उससे रिलेटेड कोई क्रेडिट नोट है तो उसकी डिटेल ऊपर जाएगी। सप्लाई बढ़ाई है अमेंडमेंट के थ्रू तो उसकी डिटेल यहाँ पे देते हैं K वाले में। सप्लाई घटाई है अमेंडमेंट के थ्रू तो L वाले में उसकी रिपोर्ट जाती है। यहाँ पे M पे टोटल हो जाता है। फिर N में रिवर्स चार्ज वाले को माइनस कर देते हैं। ये जो रिवर्स चार्ज की सप्लाई हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये G में, तो माइनस करके यहाँ पे आपको नेट वैल्यू दिखती है, आपकी नेट सेल यहाँ पे आपको दिख जाती है, ठीक है। बैक टू जीएसटीआर 9 पे करेंगे। टेबल नंबर 5 में आपको ऐसी सेल्स की डिटेल देनी होती है जिसके ऊपर टैक्स पेबल बना ही नहीं कभी, जैसे कि एक्सपोर्ट वाली सप्लाई जो कि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, SEZ सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई जिसके ऊपर रिसिपेंट RCM बेसिस पे टैक्स पे करेगा, एग्जाम सप्लाई, रिलेटेड नॉन GST सप्लाई, इस तरह की सारी सप्लाई की डिटेल जाती है। फिर G में टोटल आ जाता है, क्रेडिट नोट, ऊपर जो सप्लाई दिखाई हमने A से लेके F तक, यहाँ पे देखो नॉन GST सप्लाई तक, A से लेके F तक जो भी सप्लाई दिखाई उससे रिलेटेड कोई क्रेडिट नोट है तो उसकी डिटेल,
डेबिट नोट है तो उसकी डिटेल, सप्लाई बढ़ाई है अमेंडमेंट के थ्रू तो उसकी डिटेल, घटाई है तो उसकी डिटेल, फिर यहाँ पे इसका टोटल आता है। फिर टर्नओवर निकलती है वो वाली जिसके ऊपर टैक्स पेबल नहीं बना, देन फाइनल टर्नओवर यहाँ पे निकल जाती है। ये देख सकते हैं टैक्स पेबल वाला और एग्जाम्प्ट वाली जो टर्नओवर है, मतलब जिसके ऊपर टैक्स पेबल नहीं बना, उनको जोड़ के फाइनल टर्नओवर यहाँ पे निकल जाती है हमारी। टेबल नंबर 6 में जो भी हमने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आईटीसी अवेल्ड किया उसकी डिटेल देनी होती है, कितना कितना इनपुट लिया। ये 3B के टेबलों से उठा लेता है ऑटोमेटिक, ये 3B से उठाता है कि भाई ये 3B में इतना आपने इनपुट लिया। फिर उसका आपको B में वाइफर्केशन देना होता है कि इनपुट का कितना है, कैपिटल गुड्स का कितना है, इनपुट सर्विस का कितना है। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने आपके पास कि आप इनपुट और इनपुट सर्विस को एक ही कॉलम में रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन कैपिटल गुड्स का वाइफर्केशन देना अलग से मैंडेटरी है। ठीक है, इसी प्रकार से C वाले में यहाँ पे आपको वाइफर्केशन देना होता है। अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया है इनवर्ट सप्लाई जिस पे RCM बना तो उसकी डिटेल, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन से जिसके ऊपर RCM बना तो उसकी डिटेल, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का ITC है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का है, ISD का ITC है तो उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो देंगे। ठीक है, कोई भी डिफरेंस होगा यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे डिफरेंस नहीं बनना चाहिए, जो 3B में आया उसी का वाइफर्केशन होगा तो डिफरेंस नहीं बनना चाहिए। अगर डिफरेंस बन रहा है तो उसका प्रॉपर रीज़न क्या है, कोई ट्रांजेक्शनल क्रेडिट है तो उसकी डिटेल, कोई अदर ITC है जो कि ऊपर नहीं बताया तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देना होता है। फिर टोटल ITC जो अवेल्ड किया उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी। अभी बैक टू GSTR 9 पे करेंगे। टेबल नंबर 7 पे आता है ITC का रिवर्सल। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपने रिवर्सल किया है तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी कि आपने उस फाइनेंशियल ईयर में कितना कितना रिवर्सल किया है। ठीक है, जैसे कि रूल 37 के हिसाब से कितना रिवर्सल है, 39 के हिसाब से कितना है, 42 के हिसाब से कितना है, 43 के हिसाब से कितना है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का कितना है, ट्रांजिशनल क्रेडिट का रिवर्सल कितना है, ट्रांड 2 का क्रेडिट का रिवर्सल कितना है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। अभी बैक टू GSTR 9 पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे 10वें नंबर टेबल में यहाँ पे 10, 11, 12, 13 टेबल, 4 टेबल एक साथ हैं जहाँ पे बोलते हैं कि जो प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शन है उसे आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है। ठीक है, मतलब कि 21-22 की ट्रांजैक्शन 22-23 में किया है अप टू स्पेसिफाई पीरियड तक। स्पेसिफाई पीरियड का मतलब हो गया 30 नवंबर तक। अगर आपने कोई सप्लाई बढ़ाई है तो उसकी डिटेल, सप्लाई घटाई है तो उसकी डिटेल, कोई रिवर्सल किया है तो उसकी डिटेल जाती है 12 में, और कोई ITC अवेल किया है तो उसकी डिटेल जाती है। ये सारा पिछले साल का इस साल तक किया है, मतलब 21-22-23 में 30 नवंबर तक किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है टेबल नंबर 7 में, टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में। ठीक है, फिर आ जाता है आपका टेबल नंबर 14 जहाँ पे टैक्स पेबल जो आपने डिक्लेयर किया टेबल नंबर 10 और 11 में, उससे रिलेटेड जो टैक्स पेबल बना और कितना पे किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी होती है। 15 में कोई डिमांड और रिफंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो वो भरेंगे। अगर कोई आपका डिमांड या रिफंड बनता है तो उसकी डिटेल आपको 15 नंबर में देनी होती है। 16 नंबर में यहाँ पे अगर सप्लाई कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन से रिसीव किया है, कोई डीम्ड सप्लाई है जॉब वर्कर के यहाँ से, या गुड्स भेजा है अप्रूवल बेसिस पे तो उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है। ए में जाती है सप्लाई कॉम्पोजिशन पर्सन से रिसीव किया है तो उससे रिलेटेड डीम्ड सप्लाई, बी में, और सी में गुड्स अगर अप्रूवल बेसिस पे भेजा है लेकिन रिटर्न नहीं हुआ तो उसकी डिटेल यहाँ जाती है। यहाँ पे हमारा टेबल नंबर 7 हो गया था, 9 मैंने बता दिया था, टेबल नंबर 8 रह गया, 7 के बाद 8 में बता नहीं पाया था। देखो टेबल नंबर 8 में रहता क्या है, यहाँ पे आपको ITC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना होता है। देखो ये 2A से उठ के आता है। ठीक है, 2A से जितना भी इनपुट उठ के आया उसके बाद जितना आपने ऊपर 3B में क्लेम किया उसका यहाँ पे वो रिकन्सिलेशन करते हैं कि भाई कितना 2A में आया और कितना आपने ऊपर क्लेम किया। ठीक है, कोई डिफरेंस होगा तो फिर उसका आपको रीज़न देना पड़ेगा। फिर उसके बाद 8C में देना होता है कि अगर आपने पिछले साल का इनपुट इस साल क्लेम किया है, मतलब 21-22 का 22-23 के अंदर अप टू 30 नवंबर तक क्लेम किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ये वाली टेबल 8A वाली ये ऑटोमेटिक होती है जो कि 2A से उठ के आती है, तो इस टेबल को आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी जितना भी आपका लैप्स होता है, इनएलिजिबल ITC है, उसकी डिटेल आप यहाँ पे देंगे। 9 में टैक्स पेबल कितना बना और कितना पेड किया उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 बता ही दिया, 14 बता दिया, 15 बता दिया। अभी बात कर लेते हैं टेबल नंबर 16 के बारे में। टेबल नंबर 16 भी बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं टेबल नंबर 17 के बारे में। देखो टेबल नंबर 17 में HSN कोड की डिटेल देनी होती है। जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड, मतलब सेल्स से रिलेटेड जो HSN कोड है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी टेबल नंबर 17 में।
जो कि मैंडेटरी है, इस इन्फॉर्मेशन को भरना ही पड़ेगा। उसके बाद टेबल नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड HSN कोड देनी होती है। ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद टेबल नंबर 19 में लेट फीस और इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेता है। जब सारी ये इन्फॉर्मेशन भर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी लेट फीस और इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेगा। तो दोस्तों ये है 19 टेबल GSTR 9 एनुअल रिटर्न की। बाकी हर साल टेबल में कुछ ना कुछ चेंज होता है, कुछ ना कुछ बदलता है। कई टेबल ऑप्शनल कर देती है गवर्नमेंट और कहीं पे इसको मैंडेटरी कर देती है। ऐसे में आपको अपडेट रहना ज़रूरी है, तो चैनल के साथ बने रहें ताकि कोई भी अगर अपडेट एनुअल रिटर्न या GSTR 9 से हो रिलेटेड आपको इस तरह से वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों ये है एनुअल रिटर्न GSTR 9। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।